हेलो एवरीवन। आज हम लोग सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 के थर्ड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कि सिलेक्शन पोस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो इस वीडियो में मैंने रिपीट क्वेश्चन को हटा दिया है। बाकी आज हम लोग 29 और 30 जुलाई के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर अफगानिस्तान लो रैंकिंग इन द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025। अफगानिस्तान के विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में निम्न रैंकिंग का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक अस्थिरता और सामाजिक समर्थन का अभाव। सेकंड है उच्च स्तर का भ्रष्टाचार और खराब शासन। थर्ड है महिलाओं की बदतर होती स्थिति और सामाजिक अशांति। एंड फोर्थ है पर्यावरण क्षरण एवं प्रदूषण। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अफगानिस्तान जो कि दीर्घकालिक लंबे समय से युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता से घिरा है। यहाँ काफ़ी लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता रही है, जिसके कारण वहाँ आर्थिक अस्थिरता रही है और सामाजिक समर्थन का अभाव रहा है। अर्थव्यवस्था कमजोर हुआ है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू रिजर्व मनी? निम्नलिखित में से कौन आरक्षित धन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है सेंट्रल बैंक का धन, आधार धन, बचत धन या उच्च शक्तिशाली धन। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि आरक्षित धन है कौन। रिजर्व मनी कौन से हैं? तो केंद्रीय बैंक के द्वारा नियंत्रित, सेंट्रल बैंक के द्वारा जो कंट्रोल यानी नियंत्रित मुद्रा होती है उसे आरक्षित धन कहा जाता है। उसे उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहा जाता है। जो बचत धन है वह निजी लोगों के द्वारा जमा किया जाता है। इसे आरक्षित मुद्रा में नहीं गिना जाता है। यह आरक्षित मुद्रा नहीं है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, विच ऑफ दिस मिशन विल पुट इंडिया एमंग द सेलेक्ट फ्यू नेशन हैविंग टेक्नोलॉजी फॉर रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल? इनमें से कौन सा मिशन भारत को पुनः प्रयोज्य प्रक्षेपण वाहनों की प्रौद्योगिकी रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल कर देगा? ऑप्शन है RLV LEX स्पॉट 7, PSLV C58 या रीसेट 2। तो भारत का मिशन है RLV LEX, जो कि पुनः यानी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी वाला वाहन है, प्रक्षेपण वाहन है। ठीक है, यह मिशन जो है वह अंतरिक्ष मिशन के लागत को कम करेगा। बाकी स्पॉट और रीसेट जो है, यह दोनों निगरानी उपग्रह हैं। इन दोनों से निगरानी के रूप में कार्य किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड ए सोशल सेफ्टी नेट बाई गारंटीइंग वेज एम्प्लॉयमेंट टू रूरल हाउस होल्ड हुज एडल्ट मेंबर्स वॉलंटियर टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क? किस सरकारी योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण परिवारों को मजदूरी रोजगार की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा जाल प्रदान करना है, जिनके वयस्क सदस्य अकुशल मैनुअल कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं? यह कहा गया है, बहुत ही प्रतीक्षित योजना है, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के बारे में। बी इसका राइट आंसर है। मनरेगा ग्रामीण रोजगार को सुनिश्चित करने वाली एक योजना है,
जिसमें अकुशल श्रमिक को कम से कम 100 दिनों का रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण आय में स्थिरता आएगी। तो बी इसका राइट आंसर है। द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस इन लाइट वेव्स इज ए डायरेक्ट कंसिक्वेंस ऑफ। प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, परिणाम क्या है? तो इंटरफेरेंस व्यतिकरण की जो घटना है वह प्रकाश की तरंगों के अध्यारोपण के कारण होती है। अब अध्यारोपण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक प्रकाश तरंग, दो से अधिक प्रकाश तरंग मिलती है और उनका संयुक्त प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रकाश तरंग मिलती है और उनका संयुक्त प्रभाव उत्पन्न होता है। तो उसे इंटरफेरेंस या व्यतिकरण की घटना कहते हैं। ठीक है, यह प्रकाश का जो है, प्रकाश तरंग की जो प्रकृति है उसे दर्शाती है। तो सी इसका राइट आंसर है। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ वेव्स, तरंगों का अध्यारोपण सिद्धांत। नेक्स्ट है द मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTAP एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द 5-year प्लान पीरियड। ये तो पहले भी हो चुका है, ये रिपीट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एयर क्वालिटी एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स? वायु गुणवत्ता और वायु गुणवत्ता सूचकांक के बीच मुख्य अंतर क्या है? ठीक है, तो वायु गुणवत्ता, इसका प्रयोग, एयर क्वालिटी है, इसका प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रिसर्च के लिए किया जाता है। जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक जो है वह एक जन जागरूकता सूचकांक है। जन जागरूकता सूचकांक है। बेसिक डिफरेंस इसका यही है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। एयर क्वालिटी रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट पोल्यूशन लेवल व्हाइल द एयर क्वालिटी इंडेक्स इज द इंडेक्स फॉर पब्लिक अवेयरनेस। वायु गुणवत्ता संपूर्ण प्रदूषण स्तर का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वायु गुणवत्ता सूचकांक जन जागरूकता का सूचकांक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कॉल्ड व्हेन ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन सप्लाई इज मोर देन ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। जब आपूर्ति में अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है तो आपूर्ति की लोच को क्या कहते हैं? लोच कहते हैं डिमांड ऑफ इलास्टिसिटी, मांग की लोच कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है जब अनुपातिक परिवर्तन कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से अधिक हो तो आपूर्ति की लोच क्या होती है? तो यह होती है अपेक्षाकृत लोचदार आपूर्ति, रिलेटिवली इलास्टिक सप्लाई। बी इसका राइट आंसर है। इसमें क्या होता है कि छोटे मूल्य परिवर्तन से आपूर्ति में बड़ा बदलाव आता है। छोटे मूल्य परिवर्तन से आपूर्ति में बड़ा बदलाव आता है। समझ आ गया होगा? बड़ा बदलाव आता है। यह व्यापार और आर्थिक नियमों का संकेतक है। व्यापार और आर्थिक निर्णयों का संकेतक है, महत्वपूर्ण संकेतक है। क्लियर है? तो बी इसका राइट आंसर होगा। द इसरो सैटेलाइट सीरीज यूज्ड मेनली फॉर मेट्रोलॉजिकल एंड वेदर फोरकास्टिंग पर्पस इज। इसरो उपग्रह श्रृंखला जिसका उपयोग मुख्य रूप से मौसम विज्ञान और मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इनसैट। इनसैट का प्रयोग मौसम पूर्वानुमान के लिए किया जाता है, साथ ही साथ दूरसंचार उद्देश्य के लिए भी, दूरसंचार के
उद्देश्य के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए दो तरह के ये जो प्रमुख है वह आपदा प्रबंधन और मौसम विज्ञान, मौसम पूर्वानुमान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनसेट, याद रखिए इनसेट, ये इसका राइट आंसर है। विच गवर्नमेंट स्कीम एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर थ्रू ए नेटवर्क ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड अदर फैसिलिटीज? किस सरकारी योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अन्य सुविधाओं के नेटवर्क के माध्यम से सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना है? तो इसके लिए आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन है। इसे पीएम अभीम के नाम से जाना जाता है। पीएम अभीम, जो कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जो अस्पताल, हॉस्पिटल का जो नेटवर्क है उसके माध्यम से यह सेवा प्रदान किया जाता है। अस्पताल के नेटवर्क के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधा प्रदान की जाती है। इसका पर्पस है स्वास्थ्य सेवा की पहुंच, स्वास्थ्य सेवा की पहुंच बढ़ाना और गुणवत्ता बढ़ाना, गुणवत्ता बढ़ाना। साथ ही साथ यह गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए किफ़ायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने वाली योजना है। तो ये इसका राइट आंसर है। ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। बी इज द राइट आंसर। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। इसमें एक कॉइल जो है बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण, बदलते मैग्नेटिक फील्ड के कारण विद्युत उत्पन्न करते हैं, विद्युत करंट उत्पन्न करते हैं। यह एसी धारा में काम करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। यह एसी धारा में काम करने वाला महत्वपूर्ण उपकरण है। तो याद रखिएगा फैराडे का नियम, ट्रांसफार्मर फैराडे के नियम पर काम करता है। नेक्स्ट है, हु वाज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज इंट्रोड्यूस? भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू होने के समय भारत के वित्त मंत्री कौन थे? उस समय भारत सरकार के वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। भारत की पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी। जॉन मथाई भारत के वित्त मंत्री थे। उनके पास योजना के लिए बजट, योजना के लिए बजट और आर्थिक नीतियां तय करने का कार्यभार था। तो याद रखिएगा जॉन मथाई इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट न्यूक्लियस एंड डीएनए पॉलीमेराइज इज इनकरेक्ट? पॉलीमेराइज 1 इज इनकरेक्ट। न्यूक्लियस और डीएनए पॉलीमेराइज 1 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है। पहला ऑप्शन है एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड्स को सिरों से हटा देते हैं। सेकंड है एंडोन्यूक्लियस डीएनए को आंतरिक रूप से काटते हैं। थर्ड है डीएनए पोल 1 में से थर्ड एक्सोन्यूक्लियस गतिविधि नहीं होती है। तो सी इसका राइट आंसर होगा। डीएनए पोल 1 में वास्तव में 5 से 3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है। जो एक्टिविटी है वह होती है, इसमें नहीं लिखा है। एक्सोन्यूक्लियस जो है वह सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स हटा देते हैं। जो सिरों पर न्यूक्लियोटाइड्स लगे होते हैं उसे हटाते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हटा देते हैं। या डीएनए को अंदरूनी हिस्से से काटते हैं, डीएनए को अंदरूनी काटते हैं। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्रिमिनलाइज एज पर द BNS 2023? BNS 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे अपराध मुक्त कर दिया गया है? ऑप्शन में है ताक झाक, आत्महत्या का प्रयास, घरेलू हिंसा या साइबर स्टॉकिंग। तो BNS अपराध रोकिंग अधिनियम 2023 के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को अपराध मुक्त घोषित कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि आत्महत्या जो है वह मानसिक स्वास्थ्य सहायता का समर्थन करता है। ठीक है, और अन्य जो अपराध हैं जैसे वोयरिज्म और बाकी सब, यह सभी अपराध के अंतर्गत आते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। व्हाट इज ए कॉमन थीम इन सत्रिया डांस परफॉर्मेंस? सत्रिया नृत्य प्रदर्शन में एक सामान्य विषय क्या है? तो सबसे पहले सत्रिया जो है वह असम से संबंधित है, असम राज्य में किया जाता है, जिसका केंद्र बिंदु भगवान कृष्ण की जीवन लीलाओं की प्रस्तुति है, जीवन लीला की प्रस्तुति है, प्रदर्शन है। यह धार्मिक और सांस्कृतिक कथाओं का जीवंत प्रदर्शन है, जीवंत रूप से प्रस्तुतिकरण है। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है कृष्ण भक्ति, डिवोशन टू कृष्णा। अगला सवाल है विच ऑफ द गिवन सेंटेंस स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? कौन सा कथन सही है? पहला है लंबे समय तक मिट्टी का कटाव और वनों की कटाई कृषि योग्य भूमि को भूमि बंजर में बदल देती है, बंजर भूमि में बदल देती है। सेकंड है भारत में पहाड़ों और पठारों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों के अंतर्गत सबसे बड़ी भूमि है। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है। थर्ड, भारत में शुद्ध बोया गया क्षेत्र पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में समान है, यह गलत है। ठीक है, 1 और 2 सही होगा। जो यहाँ है कि सभी राज्यों में, थर्ड पॉइंट में सभी राज्यों में समान है, तो यह समान नहीं है। बाकी मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई बंजर भूमि पैदा कर सकती है, बिल्कुल सही है। भारत में मैदानी क्षेत्र सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट शेयर बॉर्डर विथ 3 डिफरेंट कंट्रीज? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 3 अलग अलग देशों के साथ सीमा साझा करता है? ऑप्शन है सिक्किम, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। आसान सा सवाल है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, चाइना और अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। यह तो अंतर्राष्ट्रीय देश हो गए, मतलब देश हो गए। राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर पंजाब और हिमाचल के साथ, पंजाब और हिमाचल के साथ सीमा साझा करता है। तो राइट आंसर होगा बी जम्मू कश्मीर। अगला सवाल, नीचे दिए गए कथन और कारण को चिन्हित करना है। पहला है मुंबई के ओवल मैदान के पास विक्टोरियन गोथिक इमारतों में ढलान वाली, टाइल वाली छतें और बरामदे जैसी भारतीय विशेषताएं शामिल है। इसका रीजन है इन्हें स्थानीय बेसाल्ट और पोरबंदर चूना पत्थर का उपयोग करके बनाया गया था, जिससे गोथिक शैली के साथ जलवायु अनुकूल विशेषताओं का एकीकरण संभव हो पाया। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ए, और दोनों सही है, और आर ए को सही स्पष्ट करता है, बिल्कुल सही इसका एक्सप्लेनेशन है। जो विक्टोरियन गोथिक भवन है उसमें भारतीय वास्तुकला के तत्व मिलते हैं और स्थानीय सामग्रियों का प्रयोग करके जलवायु को अनुकूल बनाना इसका पर्पस है। तो ए इसका राइट आंसर है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एथलेटिक स्टेडियम लेआउट।
एथलेटिक स्टेडियम लेआउट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है पोल वॉल्ट और हाई जंप जोन दौड़ को बाधित करने से बचाने के लिए घुमावदार छोर के पास स्थित है। सेकंड है हैमर थ्रो और शॉर्टपुट को समान पहुंच के लिए केंद्र में रखा गया है। तो कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है केवल 1। जो पोल वॉल्ट और हाई जंप जोन है वह घुमावदार हिस्से पर होते हैं ताकि दौड़ जो है वह बाधित ना हो। सेकंड पॉइंट है हैमर थ्रो और शॉर्ट पुट आमतौर पर स्टेडियम के बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है। यहाँ केंद्र में कहा गया है, यह बाहरी क्षेत्र में रखा जाता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी बना और बाद में उसकी बेटी रजिया ने उसका स्थान लिया। ठीक है। सेकंड है रजिया ने कई दशकों तक दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, जो किसी भी महिला सम्राट के सबसे लंबे शासनकाल में से एक था। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसमें कथन 1 सही है। इल्तुतमिश ऑब्वियस है, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी था और उसकी बेटी का नाम रजिया था। ठीक है। रजिया कई दशकों तक नहीं बल्कि कई सालों तक, इवन 1236 से 1240 के आसपास तक का इसका कार्यकाल रहा है। ठीक है, तो यह कई दशकों तक इसका कार्यकाल नहीं रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 1। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन के बारे में आपको बताना है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया नेपाल वाटर शेयरिंग ट्रीटीज। भारत नेपाल जल बंटवारा के संबंध में निम्नलिखित कथन का विचार कीजिए। कोसी 1954 और गंडक 1959 समझौते बैराजों का निर्माण, रखरखाव और संचालन सहित संयुक्त प्रबंधन का प्रावधान करते हैं। सेकंड है महाकाली संधि 1996 भारत द्वारा पंचेश्वर पुल निर्माण का अनिवार्य बताती है और नदी परियोजनाओं के एक तरफा विकास की अनुमति देती है। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो कोसी और गंडक जो समझौता हुआ वो सही है कि बैराजों के निर्माण और उसके संचालन के लिए संयुक्त प्रबंधन का प्रावधान करता है। फर्स्ट पॉइंट सही है। सेकंड है कि महाकाली संधि भारत को परियोजना विकास में केवल साझा प्रयासों की अनुमति देता है, एक तरफा विकास नहीं। यहाँ एक तरफा नहीं है, यह साझा प्रयास की अनुमति देता है। तो राइट आंसर होगा केवल 1। अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द इंडिया भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइंड इन 2007। 2007 में हस्ताक्षरित भूटान मैत्री संबंध के निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है यदि संधि संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की पुष्टि करता है और एक दूसरे के क्षेत्र में हानिकारक उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है। दूसरा है अनुच्छेद 4 भूटान को भारत की सहमति से तीसरे देशों को हथियार निर्यात करने की अनुमति देता है। थर्ड है यह संधि शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में मुक्त व्यापार और संस्कृति सहयोग को बढ़ावा देता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पॉइंट 1 और 3। 1 और 3 सही है। संधि में संप्रभुता का समान और हानिकारक उपयोग का प्रतिबंध करता है, बिल्कुल सही है। मुक्त व्यापार और सांस्कृतिक सहयोग भी शामिल है, लेकिन हथियार निर्यात के लिए भारत की सहमति का प्रावधान नहीं है। यह प्रावधान नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। साइरस मिस्त्री के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है क्रॉनिकल ऑफ ए कॉमर्स बियरर के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए।
मुंबई में हाशिए पर पड़े पारसी समुदाय के चित्रण के लिए डीएससी पुरस्कार जीता। सेकंड है, कथात्मक नवीनता और उत्तर औपनिवेशिक विषयों के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त किया। थर्ड है, 2015 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित। तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर है 1, केवल 1 सही है कि यह पुस्तक ने डीएससी पुरस्कार प्राप्त किया है, डीएससी पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, फॉर डिपेक्टिंग मार्जिनाइज पारसी कम्युनिटीज। जो पारसी समुदाय है वह हाशिए पर कैसे चले गए उसको यह चित्रित करता है। बाकी बुकर पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द इंडियन डेजर्ट रीजन। भारतीय रेगिस्तान क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, इट इज ए सैंडी प्लेन विथ डंस। यह रेतीला मैदान है जिसमें टीले हैं। सेकंड है, इट इज हैविली फॉरेस्टेड। यह घने जंगलों से घिरा है। जब मरुस्थल है तो यह रेतीला मैदान है, यहाँ घने जंगल नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर है। रीड द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स करेक्टली केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पहला है, भारत ने अपना जनसांख्यिकी परिवर्तन पूरा कर लिया है क्योंकि मृत्यु और जन्म दर दोनों समान रूप से गिरावट आई है। सेकंड है, भारत में यद्यपि मृत्यु दर में कमी आई है फिर भी जन्म दर तुलनात्मक रूप से उच्च बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर होगा केवल 2 सही है। ठीक है, भारत अभी पूरी जनसंख्या संक्रमण प्रक्रिया में नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। मृत्यु दर कम हुई है पर जन्म दर अभी भी उच्च है। तो बी इसका राइट आंसर है। भारत के जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडिया बायोस्फीयर रिजर्व। पहला है, सभी जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। मन्नार की खाड़ी और ग्रेट निकोबार विश्व जयमंडल आरक्षित क्षेत्र के नेटवर्क में शामिल है। थर्ड है, जयमंडल आरक्षित क्षेत्रों में अक्सर कोर, बफर और संक्रमण क्षेत्र शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है केवल 2 और 3। जो सभी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वह यूनेस्को के लिस्ट में शामिल नहीं है। ठीक है, सेकंड पॉइंट में मन्नार की खाड़ी, ठीक है, 2 और 3 सही है। 1 में कहा गया है कि सभी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल के रूप में अधिसूचित किया जाता है। तो ऐसा सही नहीं है। बाकी 2 और 3 करेक्ट है। व्हाट वाज द की फीचर ऑफ लिबरलाइजेशन अंडर द NEF 1991। NEF 1991 के तहत उदारीकरण की मुख्य विशेषता क्या थी। तो उदारीकरण जो कि 1991 में हुआ था, इसका जो मेन जो इसकी विशेषता थी वह लाइसेंसिंग आवश्यकता को समाप्त करना। ठीक है, औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द स्टेटमेंट्स। भू आकृतियों के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला है, हिमनद अपर्दन आमतौर पर भी आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, सेकंड है, काष्ठ स्थलाकृति आमतौर पर चूना पत्थर जैसी घुलनशील आधारशिला वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। थर्ड, तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो क्वेश्चन में कहा गया हिमनद आमतौर पर भी आकार की घाटियों का निर्माण करते हैं, यह गलत है। यह यू आकार की घाटियों का निर्माण करती है। जो काष्ठ स्थलाकृति वह चूना पत्थर में विकसित होती है। 2 सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है केवल 2। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड अंडर द स्कोप ऑफ आर्टिकल 21 एज इंटरप्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा व्याख्या के अनुसार अनुच्छेद 21 के दायरे में निम्नलिखित में से कौन शामिल है।
पहला है सोने का अधिकार, राइट टू शेल्टर आवास का अधिकार, राइट टू रेपुटेशन प्रतिष्ठा का अधिकार, या राइट टू डाई मृत्यु का अधिकार। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2 एंड 3, तीनों सही है। जो आर्टिकल 21 है अनुच्छेद 21, इसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार के बारे में बताया गया है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का विस्तार बताया गया है, जिसमें सोने, आश्रय का अधिकार, प्रतिष्ठा और मृत्यु का अधिकार सभी शामिल है। मृत्यु का अधिकार नहीं है। थर्ड है 1, 2 एंड 3। राइट टू डाई जो है वह कानूनी अधिकार के रूप में शामिल नहीं है। ठीक है, तो केवल 1, 2 एंड 3 है। व्हाट इज द रोल ऑफ FII इन इंडिया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? भारत के आर्थिक सुधारों में FII की क्या भूमिका है? FII मीन्स क्या होता है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट। FII, ठीक है, फॉरेनर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। FII का फुल फॉर्म है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यह हमारे भारत में पैसे लाते हैं, भारत में पैसे डालते हैं और यहाँ निवेश करते हैं, भारत के वित्तीय बाजारों में निवेश करते हैं। ठीक है, आर्थिक सुधारों में जो FII पूंजी का प्रवाह है, FI का जो फ्लो है, वह भारत के आर्थिक जो गतिविधि है उसको स्थिरता प्रदान करते हैं। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन इंडिया अपडेटेड NDCs। भारत के अद्यतन NDC पर निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। भारत 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद के उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सेकंड पॉइंट है, भारत 2030 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से 50% तक संचयी विद्युत स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। थर्ड है, वर्तमान NDC के अनुसार भारत 2035 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा। तो भारत जो है 2030 तक GDP के उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी का लक्ष्य रखा है। तो एक सही है। सेकंड है, गैर जीवाश्म स्रोत से 50% बिजली हासिल करने का लक्ष्य है, ये भी सही है। थर्ड है कि वर्तमान NDC के अनुसार भारत 2035 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त कर लेगा, या 2035 जो है वह 2070 है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 एंड 2 ओनली। मैच द जियोलॉजिकल एरा पीरियड विथ कैरेक्टरिस्टिक लाइफ इवेंट। भूवैज्ञानिक युग और अवधि का मिलान किसी विशिष्ट घटना से करना है, मैच करना है। पहला है प्री कैम्ब्रियन, तो इसको मिलान करना है ओरिजिन ऑफ लाइफ से। प्री कैम्ब्रियन यह ओरिजिन ऑफ लाइफ से संबंधित है, जीवन की उत्पत्ति हुई थी। सेकंड है मेसोजोइक। मेसोजोइक में डायनासोर का प्रभुत्व था, डायनासोर का प्रभुत्व था। और सीनोजोइक में प्रथम स्तनधारी आए, प्रथम स्तनधारी आए। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रेसिडेंट कैन डिजॉल्व लोकसभा इन हिज ऑन डिस्क्रेशन। राष्ट्रपति अपने विवेक पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं। एंड थर्ड है, धन विधेयक में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं होती है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के अनुसार ही लोकसभा भंग कर सकते हैं।
आर्टिकल 85 के अनुसार, अनुच्छेद 85 के अनुसार एक निश्चित प्रावधान है, उसके अनुसार ही लोकसभा भंग कर सकते हैं। त्रिशंकु विधानसभा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, बिल्कुल सही है। थर्ड है, धन विधेयक में राज्यपाल की कोई भूमिका नहीं है, सही है, लेकिन राज्यपाल जो है इनकी मंजूरी जरूर देती है, बिना मंजूरी के धन विधेयक पेश नहीं होता है। तो केवल 2 इसका राइट आंसर है। तो ये था सिलेक्शन पोस्ट का पार्ट 3। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।